हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीए जसमीत सिंह पे। बच्चों आज हम लोग सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। राइट, अगले 20 से 25 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही छोटा सिंपल स्वीट सा चैप्टर है, लेकिन एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट एक आध एडजस्टमेंट क्लबिंग ऑफ इनकम का डाल देता है अपने मेन क्वेश्चंस के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगले 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा का पूरा क्लबिंग ऑफ इनकम आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को लाइक टारगेट देते हैं वीडियो पे। इस वीडियो पे कम से कम आप लोग मेरे को 200 लाइक्स अचीव करवाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये लाइक टारगेट अचीव करवा देंगे। राइट, बाद में आप लोग भूल जाओगे। आप लोग एक काम करो, अभी लाइक मारो ऑन अ काउंट ऑफ 3, 3, 2, 1। लाइक कर दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक बटन प्रेस करना है, बेल आइकन को हिट करना है, सो दैट कोई भी नया वीडियो जब अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हाँ जी बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं रिवाइज करना क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या होता है क्लबिंग ऑफ इनकम? सर इस केस में असेसी के हाथ में वो वाली इनकम को इंक्लूड किया जाता है जो बेसिकली उसने अर्न नहीं करी, जो किसी और ने अर्न करी है। क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन सेक्शन 60 से लेकर सेक्शन 64 के अंदर दिए हुए हैं। यहां पर पर्पस क्या है कि असेसी अगर कोई शैतानी करता है जिसके अंदर वो अपनी असेट को ट्रांसफर करता है या फिर अपनी इनकम को ट्रांसफर करता है किसी और पर्सन को इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिज इनकम टैक्स लाइबिलिटी, तो ऐसे केसेस में क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, असेसी ने इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए रिलायंस के शेयर्स अपनी स्पाउस को ट्रांसफर कर दिए। डिविडेंड इनकम स्पाउस को मिली, लेकिन यहां पर वो डिविडेंड इनकम स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, वो डिविडेंड इनकम असेसी के हाथ में टैक्सेबल होगी। यहां पर सरकार देख रही है कि आपने अपनी जो इनकम है उसे शिफ्ट किया है ताकि आपकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो सके। तो ऐसा कोई भी कारनामा जो असेसी करेगा अपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, असेट को ट्रांसफर करके या इनकम को ट्रांसफर करके, सरकार वहां पे क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस लगा देगी। सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 60, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट। आपने इनकम को ट्रांसफर किया, असेट को ट्रांसफर करे बिना। फॉर एग्जांपल, मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है, राइट, और मैंने कंपनी को बोल दिया कि ऐसा है साहब कि डिविडेंड इनकम आप मेरे बैंक अकाउंट में मत डालना, डिविडेंड इनकम आप मेरे भाई के बैंक अकाउंट में डाल देना। राइट, तो यहां पर क्या हो रहा है कि सर मैंने असेट ट्रांसफर नहीं करी भाई को, मैंने रिलायंस कंपनी से डिविडेंड इनकम ट्रांसफर करवा दी अपने ब्रदर को। इस केस में उस डिविडेंड इनकम पे टैक्स ब्रदर नहीं पे करेगा, उस पे मैं टैक्स पे करूंगा। तो अगर आप असेट ट्रांसफर करे बिना इनकम को ट्रांसफर कर देते हो तो इनकम ट्रांसफरी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती, ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होती है। इसके बाद अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन नंबर 61। अगर आपने असेट को ट्रांसफर करा है थ्रू रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है? वो ट्रांसफर जिसे रद्द किया जा सकता है। मैंने अपने दोस्त को असेट ट्रांसफर करी ऑन अ कंडीशन दैट कि उसे उस घर पे हमेशा हर महीने व्हाइट वॉश करवाना पड़ेगा। सर हर महीने? हाँ, हर महीने व्हाइट वॉश कराना पड़ेगा। अगर किसी भी मंथ वो व्हाइट वॉश नहीं कराता है तो मेरे पास राइट है कि मैं उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता हूं? रीएक्वायर कर सकता हूं। तो ऐसा ट्रांसफर जिसपे कंडीशन लगी है रिवोक करने की ट्रांसफर को, उसे अपन रिवोकेबल ट्रांसफर बोलते हैं। तो लेट से मैंने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी अपने फ्रेंड को, रिवोकेबल ट्रांसफर के तहत रेंटल इनकम मेरे दोस्त ने अर्न करी, उस पे वो टैक्स पे नहीं करेगा, उस पे टैक्स मैं पे करूंगा। तो अगर आप रिवोकेबल ट्रांसफर के तहत कोई भी असेट को ट्रांसफर करते हो तो इनकम ट्रांसफरी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती, ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होती है। अब रिवोकेबल ट्रांसफर का एक्सेप्शन भी निकल कर आता है कि कब रिवोकेबल ट्रांसफर रहेगा लेकिन क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे। अगर ट्रांसफर रिवोकेबल नहीं है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी या फिर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी, मैंने असेट अपने दोस्त को ट्रांसफर करी उसके लाइफ टाइम के लिए, मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक वो असेट उसकी। मेरे दोस्त के दुनिया छोड़ जाने के बाद मेरे पास राइट है कि मैं उस असेट को रीएक्वायर कर सकता हूं। तो अगर आपने असेट को ट्रांसफर किया है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी, तो इस केस में भले ये ट्रांसफर रिवोकेबल ट्रांसफर है, दोस्त के जाने के बाद आपके पास राइट आ जाएगा प्रॉपर्टी में, लेकिन यहां पे क्लबिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। राइट, तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा
कि अगर आपने असेट को ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ इनकम को ट्रांसफर किया, तो उस केस में उस इनकम पे टैक्स आप पे करोगे। दूसरा, अगर आपने असेट ट्रांसफर करी रिवोकेबल ट्रांसफर के तहत, तो ट्रांसफरी जो भी इनकम कमाएगा उस पे टैक्स आप पे करोगे। इसका एक एक्सेप्शन निकल कर आया कि अगर आपने ट्रांसफर किया है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी, मतलब असेट ट्रांसफरी के लाइफ टाइम तक उसकी रहेगी, कोई कंडीशन नहीं है, उसके दुनिया छोड़ जाने के बाद आपके पास राइट आएगा उस असेट को वापस रीएक्वायर करने का, अपनी पावर उस असेट पे दोबारा से रीएक्वायर करने का, तो उस केस में क्लबिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। चलिए अब अगला पॉइंट निकल कर आता है, ट्रांसफर ऑफ असेट टू द स्पाउस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। If any person has transferred any asset other than HP to his or her spouse directly or indirectly without adequate consideration, in such cases income of the asset shall be clubbed in the income of the transferor. तो लेट्स से हस्बैंड ने वाइफ को असेट ट्रांसफर करी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए अगर आपने असेट को ट्रांसफर किया है, तो स्पाउस जो भी इनकम अर्न करेगा वो ट्रांसफरर स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल होगा, ट्रांसफरी स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को असेट गिफ्ट करी है, लेट्स से डिबेंचर्स गिफ्ट करे हैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए, और उन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट स्पाउस को मिल रहा है, तो उस पे टैक्स स्पाउस पे नहीं करेगी, उस पे टैक्स पे करेगा हस्बैंड, राइट। अच्छा, अब यहां पर अगर हस्बैंड ने स्पाउस को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, तो सेक्शन नंबर 64 नहीं लगता है, सेक्शन नंबर 27 लगता है। हस्बैंड को डीम्ड ओनर माना जाता है। तो अगर आप स्पाउस को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए हाउस प्रॉपर्टी दे रहे हो, तो उस पे सेक्शन 64 के क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे। सेक्शन नंबर 27 में हस्बैंड को डीम्ड ओनर माना जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी के अलावा अगर आपने कोई भी असेट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए स्पाउस को दी है, तो उस केस में आपके ऊपर क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। However, if the asset is transferred under an agreement to live apart, दोनों का डिवोर्स हो रहा है, दोनों अलग अलग रहने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आपने असेट ट्रांसफर करी है फॉर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो उस केस में क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, राइट। और एक चीज, जिस वक्त आपने असेट ट्रांसफर करी है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए स्पाउस को, उस वक्त आपका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फियोंसे को डिबेंचर्स गिफ्ट करे, तो फियोंसे स्पाउस की कैटेगरी में नहीं आती, राइट। तो फियोंसे को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो फियोंसे के हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वाइफ हस्बैंड को गिफ्ट करती है या फिर हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट करता है, तो इस केस में क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। मतलब आपका रिलेशनशिप होना चाहिए जब आपने असेट को ट्रांसफर किया है। अगली चीज, अगर ट्रांसफरी स्पाउस इनकम पे एक्रीशन करती है, मतलब इनकम पे इनकम कमाती है, तो उस केस में एक्रीशन जो है वो ट्रांसफरी के हाथ में ही टैक्सेबल होगा, वो ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को 10 लाख के डिबेंचर दिए, उस 10 लाख के डिबेंचर पे 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिसेस एक्स को मिला, तो ये 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट जो मिसेस एक्स को मिला वो मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा। मिसेस एक्स ने ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए रिलायंस के शेयर्स पे और उनको 20,000 का डिविडेंड मिला। अब ये डिविडेंड मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, ये मिसेस एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा, क्योंकि मिसेस एक्स ने इनकम का एक्रीशन किया है, राइट। अच्छा, अगली चीज, क्लबिंग केवल उस पोर्शन की होती है जितना कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 लाख रुपए वाले डिबेंचर अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिए 2 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए वाले डिबेंचर मैंने वाइफ को ट्रांसफर कर दिए 2 लाख रुपए पे, मतलब मेरा कंसिडरेशन इनएडिक्वेट कितना है, 80%। 8 लाख रुपए सस्ते में मैंने अपने स्पाउस को ट्रांसफर करे, तो जो 8 लाख है वो 80% डिनोट कर रहा है। अब यहां पर ध्यान से समझना, वाइफ ने 20% कंसिडरेशन दिया है, 80% कंसिडरेशन नहीं दिया, तो क्लबिंग 80% ऑफ इनकम की होगी, 20% ऑफ इनकम की नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर 10 लाख रुपए के डिबेंचर अपने वाइफ को 2 लाख रुपए में दे दिए और मेरी वाइफ ने इन 10 लाख के डिबेंचर्स पे 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट कमाया, तो पूरे 1 लाख मेरे हाथ में क्लब नहीं होंगे। इस 1 लाख में से उतनी ही क्लबिंग मेरे हाथ में होगी जितना कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, यानी कि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है 80%, तो 1 लाख का 80% ही मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा, राइट। अच्छा, इसके बाद अगर आपने असेट ट्रांसफर करी है स्पाउस को,
और स्पाउस ने उस असेट को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, तो बिजनेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस प्रॉफिट और लॉस की क्लबिंग होगी ट्रांसफरर स्पाउस के हाथ में। इस पर्पस के लिए हम कैपिटल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को कंसीडर करके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को 1,00,000 रुपए कैश गिफ्ट दिया, 1,00,000 रुपए कैश गिफ्ट दिया 1 अप्रैल 21 को। मिसेस एक्स ने बिजनेस में 3,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए इंक्लूडिंग दिस 1,00,000, और इस बिजनेस से उनको प्रॉफिट हुआ लेट सपोज 40,000 रुपीज। लेट सपोज 40,000 रुपीज का उनको प्रॉफिट हुआ। तो इस केस में क्लबिंग कितने की होगी? 40,000 हमने कमाए हैं 3,00,000 रुपए की कैपिटल के लिए, इसमें से 1,00,000 रुपए किसने दिए हुए थे? मिस्टर एक्स ने दिए हुए थे। तो क्लबिंग कितने की होगी? 13,333 की, राइट? तो इफ the asset is transferred directly or indirectly by the individual to the spouse has been invested by the transferee in any business, the income arising out of the business to the transferee in any previous year shall be clubbed in the income of the transferor, but for this purpose capital as on first day of the relevant previous year shall be taken into consideration। ठीक है? अच्छा, अगर किसी पर्सन ने ट्रांसफर करी है असेट स्पाउस को और स्पाउस ने इन्वेस्ट कर दी है उसे किसी पार्टनरशिप फर्म में एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो इस केस में जो इंटरेस्ट रिसीव होगा पार्टनरशिप फर्म से उसकी क्लबिंग करी जाएगी इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफर, एंड द कैपिटल एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो अगर आपने अपने स्पाउस को असेट दी और स्पाउस ने उस असेट को पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर दिया, तो पार्टनरशिप फर्म से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा उसकी भी क्लबिंग होगी, और क्लबिंग पर्पस के लिए कैपिटल एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर को कंसीडर करा जाएगा। अगर कोई सैलरी रिसीव होती है पार्टनरशिप फर्म से तो उसकी क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि सैलरी आपको अपने एफर्ट्स के लिए मिलती है, आपने जो पार्टनरशिप फर्म में काम किया है उसके लिए मिलती है, तो सैलरी की कभी क्लबिंग नहीं होगी। अगर कोई प्रॉफिट का शेयर मिला है आपको पार्टनरशिप फर्म से, उसकी भी कोई क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि वो प्रॉफिट जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो कुल मिला के मतलब ये निकला कि अगर हमने स्पाउस को असेट ट्रांसफर करी और स्पाउस ने उस असेट को इन्वेस्ट कर दिया है किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो वहां से जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको मिलेगा उसकी क्लबिंग करी जाएगी, और क्लबिंग करने के लिए कैपिटल एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर कंसीडर करा जाएगा। अगर आपने इनडायरेक्ट ट्रांसफर करा है स्पाउस को, देन ऑल्सो क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने असेट दी अपने बेटे को और बेटे ने वो असेट दे दी अपनी मम्मी यानी कि मेरी वाइफ को। मैंने असेट दी अपने बेटे को और मेरे बेटे ने वो असेट दे दी मम्मी को यानी कि मेरी वाइफ को। तो यहां पर मैंने इनडायरेक्टली अपने स्पाउस को असेट ट्रांसफर करी है। स्पाउस जो भी इनकम अर्न करेगी उस असेट से उसकी क्लबिंग मेरे हाथ में हो जाएगी। इफ एनी पर्सन हैज गिवन लोन टू द स्पाउस, अगर आपने स्पाउस को लोन दिया है तो उस केस में क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब कि स्पाउस ने लोन के पैसे से अगर कोई पैसा बनाया, कोई इनकम अर्न करी, उसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो उस केस में क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ट्रांसफर ऑफ असेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस, आपने असेट स्पाउस को ट्रांसफर नहीं करी, आपने असेट किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर करी इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए जो व्यक्ति आपके स्पाउस को इनकम देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना हाउस प्रॉपर्टी इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए मिस्टर एक्स को ट्रांसफर किया और मैंने मिस्टर एक्स से कहा कि आप हर महीने मेरे वाइफ के अकाउंट में 50,000 रुपीज डिपॉजिट करेंगे। मैंने इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए मिस्टर एक्स को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और एग्रीमेंट में लिखा कि मिस्टर एक्स मेरी वाइफ को हर महीने 50,000 रुपए देंगे। तो यहां पे जो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस करी गई है। स्पाउस जो भी बेनिफिट डिराइव करेगी वो मेरे हाथ में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं कि अगर आप असेट को ट्रांसफर करते हो किसी और पर्सन को फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ और सन्स वाइफ, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ असेट टू द सन्स वाइफ, अगर आपने अपनी डॉटर इन लॉ को असेट ट्रांसफर करी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, आपने अपने डॉटर इन लॉ को असेट ट्रांसफर करी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तो जो भी इनकम डॉटर इन लॉ अर्न करेगी वो इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। हमेशा ध्यान रखना कि इन एडिक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए और क्लबिंग हमेशा इन एडिक्वेट प्रपोर्शन की ही होती है।
राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 10 लाख रुपए वाला घर अपनी डॉटर इन लॉ को 2 लाख रुपए में दे दिया और मेरी डॉटर इन लॉ उस घर से 50,000 महीने की रेंटल इनकम कमा रही है, तो मेरे हाथ में क्लबिंग 8 लाख के प्रपोर्शन में होगी। 10 लाख के घर से वो 50,000 रुपए का किराया बना रही है, 8 लाख रुपए का कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, तो क्लबिंग के लिए हम 8 लाख को ही कंसीडर कर रहे होंगे, यानी कि 80% ऑफ द इनकम मेरे हाथ में क्लब होगी। अगला पॉइंट निकल कर आता है बेटा, सैलरी कमीशन फीस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच द स्पाउस हैज द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपका किसी कंसर्न में मोर देन और इक्वल्स टू 20% वोटिंग पावर है। अगर आपका किसी कंसर्न में मोर देन और इक्वल्स टू 20% वोटिंग पावर है, तो यहां पर बोलते हैं कि आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं सर? जो आपका हस्बैंड है, हस्बैंड का शेयर लिया जाता है, इसमें वाइफ का शेयर ऐड किया जाता है, और इसमें जो हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं, इन लॉज नहीं, जो हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं, हस्बैंड के पापा मम्मी, हस्बैंड के भाई बहन, उनको हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये हस्बैंड का शेयर निकल कर आया। इसी तरीके से अगर वाइफ का शेयर निकालना है कितना है, तो उसमें वाइफ का शेयर लिया जाएगा, हस्बैंड का शेयर लिया जाएगा, साथ के साथ वाइफ के रिलेटिव्स का शेयर लिया जाएगा। यानी कि अगर मैं हस्बैंड की बात करूं, तो जब हस्बैंड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो उसमें वाइफ के जो रिश्तेदार हैं, वाइफ के जो भाई बहन है, वाइफ के जो पेरेंट्स हैं, उनके शेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जब निकालते हैं, तो उसमें आपका शेयर, आपके स्पाउस का शेयर और आपके रिलेटिव का शेयर एग्रीगेट करके चेक किया जाता है कि 20% या उससे ज्यादा बन रहा है कि नहीं। तो अब लेट्स से मिस्टर एक्स है, लेट्स से मिस्टर एक्स है, और मिस्टर एक्स का एक कंपनी के अंदर 24% वोटिंग पावर है। उस कंपनी में मिसेस एक्स एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोस्ट में है, और वहां से वो सैलरी ड्रॉ कर रही है, लेट सपोज 2 लाख रुपीस पर मंथ, 2 लाख रुपीस पर मंथ। और मिसेस एक्स के पास कोई भी डिग्री नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये जो 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम डिराइव हो रही है मिसेस एक्स को सैलरी के रूप में, ये क्लब कर दी जाएगी मिस्टर एक्स के हाथ में, राइट। लेकिन अगर मिसेस एक्स के पास डिग्री है, वो सीएफओ बनने लायक हैं, उनके पास नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस है, तो उस केस में क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। उस केस में मिसेस एक्स इसके ऊपर टैक्स पे कर रही होंगी। तो अगर स्पाउस के पास कोई भी टेक्निकल नॉलेज, कोई भी डिग्री, कोई भी स्किल, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो अपने स्पाउस के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की वजह से सैलरी कमा रही है, तो टैक्सेबिलिटी उसके हाथ में आएगी जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर मिसेस एक्स पढ़ी लिखी हैं, उनके पास डिग्री है, नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, तो टैक्सेबिलिटी मिसेस एक्स के हाथ में आएगी, क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर मिस्टर और मिसेस दोनों के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मिस्टर एक्स के पास भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मिसेस एक्स के पास भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इन दोनों के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो क्लबिंग उसके हाथ में करी जाएगी जिसकी इनकम अदर देन सैलरी इनकम क्या है, ज्यादा है, जिसकी इनकम अदर देन सैलरी इनकम क्या है, ज्यादा है। तो अगर मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट निकल कर आता है, तो क्लबिंग उसके हाथ में करी जाएगी जिसकी इनकम ज्यादा है। In computing the total income of any individual, there shall be included all such income as arises directly or indirectly to the spouse of such individual by way of salary, commission, fees, or any other form of remuneration, whether in cash or in kind, from a concern in which such individual has a substantial interest। तो अगर मिस्टर एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी कंसर्न के अंदर, और उस कंसर्न से मिसेस एक्स को सैलरी मिल रही है, फीस मिल रही है, कमीशन मिल रही है, या फिर कोई भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है, उसकी क्लबिंग किसके हाथ में होगी, मिस्टर एक्स के हाथ में होगी। अ पर्सन इज सेड टू हैव अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न इफ ही अलोंग विद हिज रिलेटिव्स hold at least 20% of the equity or have at least 20% of the profit share in the concern। relative का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है।
रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव का मतलब हस्बैंड से है, वाइफ से है, ब्रदर से है, सिस्टर से है, लीनियन असेंडेंट मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, और डिसेंडेंट सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर ऑफ दैट इंडिविजुअल। मतलब कि आपके रिलेटिव में स्पाउस के जो लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट है वो नहीं आएंगे, स्पाउस के लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट नहीं आएंगे। कुल मिला के इन लॉस को रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं डाला है, आपके अपने रिलेटिव्स जो हैं वो आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में आएंगे। Remuneration is included in the hands of the individual who has substantial interest, but where both husband and wife have substantial interest in the concern, both are in the receipt of the remuneration from such concern, remuneration shall be included in the total income of husband or wife, excluding such remuneration is greater। तो जिसकी टोटल इनकम उस रिम्यूनरेशन के अलावा ज्यादा है उसके हाथ में क्लबिंग कर दी जाएगी, अगर दोनों के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो। लेकिन अगर स्पाउस के पास टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उस केस में इनकम इज सोली एट्रीब्यूटेबल टू द एप्लीकेशन ऑफ हिज और हर टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज एक्सपीरियंस, देन सच इनकम शैल नॉट बी क्लब्ड। बता दिया मैंने आपको। अगला पॉइंट निकल कर आता है असेट हेल्ड बाय द माइनर चाइल्ड। अगर आपका माइनर चाइल्ड कोई असेट हेल्ड करके बैठा है और वो वहां से इनकम कमा रहा है तो उस इनकम को पेरेंट के हाथ में क्लब किया जाएगा, या तो पापा के हाथ में या तो मम्मी के हाथ में, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि किसकी इनकम ज्यादा है। अगर पापा की इनकम ज्यादा है तो पापा के हाथ में क्लबिंग होगी, मम्मी की इनकम ज्यादा है तो मम्मी के हाथ में क्लबिंग कर दी जाएगी। ठीक है। वेयर द मैरिज ऑफ द पेरेंट डज नॉट सबसिस्ट, अगर शादी ही एग्जिस्ट नहीं करती माता पिता की, तो सर जो उस बच्चे का पालन पोषण कर रहा होगा उसके हाथ में इनकम को क्लब कर दिया जाएगा। अगर पेरेंट माइनर चाइल्ड को मेंटेन कर रहा है, सॉरी फादर अगर माइनर चाइल्ड को मेंटेन कर रहा है तो फादर के हाथ में क्लबिंग करिएगा, और अगर मदर माइनर चाइल्ड को मेंटेन कर रही है तो मदर के हाथ में क्लबिंग कर दीजिएगा। वेयर सच इनकम इज वंस इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ईदर पेरेंट, any such income arising in succeeding year shall not be included in the total income of other parent unless the AO is satisfied that it is necessary to do so। बात समझा कि नहीं? तो सर एक बार जिसके हाथ में इनकम क्लब कर दी गई, फ्यूचर में भी उसी के हाथ में क्लब करी जाएगी, अनलेस अदरवाइज एओ जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। सेक्शन 10 सब सेक्शन 32, जब भी माइनर की इनकम पेरेंट के हाथ में क्लब करी जाती है तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिलती है अप टू ₹1500 की, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड, ध्यान रखिएगा यहां पे इंस्टीट्यूट कई बार खेल जाता है, 3 माइनर चाइल्ड दे देता है और बच्चा 2 माइनर चाइल्ड की एग्जेम्पशन लेकर आता है। तो आपको बता दूं ऐसा यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बच्चे 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। जितने भी माइनर चाइल्ड की इनकम हमारे हाथ में क्लब होगी हर एक के लिए हमें 1500 रुपए की एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर माइनर चाइल्ड के पेरेंट्स जिंदा नहीं है तो उस केस में माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब नहीं होगी। गार्जियन ऑफ द माइनर चाइल्ड शैल फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ सच इनकम ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर चाइल्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर माइनर के पेरेंट्स जिंदा नहीं है तो उस केस में क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। जो भी लीगल गार्जियन होगा माइनर चाइल्ड का वो उसके बिहाफ पे रिटर्न फाइल करेगा। अगर माइनर चाइल्ड ने अपने स्किल से, मैनुअल लेबर से, अपनी नॉलेज से, अपने टेक्निकल स्किल से कोई भी इनकम कमाई है तो उसकी कभी भी क्लबिंग नहीं होगी। अगर माइनर चाइल्ड ने इनकम कमाई है मैनुअल लेबर से, कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक्सपीरियंस, सच इनकम शैल नॉट बी क्लब्ड, बट इफ सच इनकम हैज बीन इन्वेस्टेड फर्दर any new income shall be clubbed in the income of mother or father whosoever is having a higher income। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स के एक बेटे हैं मास्टर चिंटू, और मास्टर चिंटू एक डांस शो में जाते हैं, वहां से वो 10 करोड़ रुपए की धनराशि जीत कर आते हैं। तो मास्टर चिंटू ने अपने डांस के स्किल के बेसिस पे 10 करोड़ रुपए जीते हैं, इस 10 करोड़ की क्लबिंग नहीं होगी। इस 10 करोड़ की एफडी करा दी जाती है और उस एफडी पे आपको 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, तो उस इंटरेस्ट की क्लबिंग करी जाएगी या तो पेरेंट फादर के हाथ में या तो मदर के हाथ में, whosoever is having a higher income। Also no clubbing of income shall be done if the minor child is suffering from the disability mentioned under section 80U। तो अगर माइनर चाइल्ड को 80U वाली डिसेबिलिटी है तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। चाइल्ड के अंदर स्टेप चाइल्ड इंक्लूड होता है, एडॉप्टेड चाइल्ड इंक्लूड होता है, माइनर मैरिड डॉटर भी इंक्लूड होती है। तो जब हम चाइल्ड की बात करते हैं तो स्टेप चाइल्ड, एडॉप्टेड चाइल्ड और माइनर मैरिड डॉटर को कंसीडर करके चलते हैं। लास्ट पॉइंट निकल कर आता है कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द एचयूएफ। अगर आपने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एचयूएफ की प्रॉपर्टी बना दिया, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने 10,000 शेयर्स खरीदे हैं रिलायंस के,
10,000 शेयर्स परचेज करे हैं रिलायंस के और ये इसे HUF को गिफ्ट कर देते हैं, ये इसे HUF को गिफ्ट कर देते हैं और HUF इस पे डिविडेंड कमाता है, लेट सपोज 1 लाख रुपए का। HUF इस पे डिविडेंड कमाता है, लेट सपोज 1 लाख रुपए का, तो HUF के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, ये 1 लाख रुपए टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, अब HUF स्प्लिट हो गई, HUF स्प्लिट हो गई और जब HUF स्प्लिट हुई तो मिस्टर एक्स को इन 10,000 शेयर में से 1,000 शेयर मिले, मिसेस एक्स को 1,000 शेयर मिले, चिंटू जो कि माइनर चाइल्ड है उसको 1,000 शेयर मिले और सौरभ जो कि मेजर चाइल्ड है उसको 1,000 शेयर्स मिले। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ये वही 10,000 शेयर्स हैं जो मिस्टर एक्स ने खरीदे थे और HUF को गिफ्ट कर दिए थे। HUF का पार्टीशन हो रहा है और पार्टीशन के वक्त असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो इन 10,000 शेयर में से मिस्टर एक्स को 1,000 शेयर मिले, मिसेस एक्स को 1,000 शेयर मिले, माइनर चाइल्ड को 1,000 शेयर मिले और मेजर चाइल्ड को 1,000 शेयर मिले। लेट सपोज इस 1,000 शेयर पे 10,000 रुपए का डिविडेंड आया है, इस पे भी 10,000 का डिविडेंड आया है, इस पे भी 10,000 का डिविडेंड आया है, इस पे भी 10,000 का डिविडेंड आया है। मेजर को जो डिविडेंड मिला है उसकी कोई क्लबिंग नहीं होगी, मेजर को जो डिविडेंड मिला है उसकी कोई क्लबिंग नहीं होगी। स्पाउस और माइनर चाइल्ड को जो डिविडेंड मिला है उसे क्लब कर देंगे मिस्टर एक्स की इनकम के साथ। ठीक है, तो आफ्टर द पार्टीशन अगर असेट माइनर चाइल्ड के हाथ में जाती है, असेट स्पाउस के हाथ में जाती है, तो वहां से जो भी इनकम आती है वो क्लब कर दी जाती है उसके हाथ में जिसने ओरिजिनली असेट को क्या किया था, ट्रांसफर किया। इफ एनी मेंबर ऑफ HUF हैज गिफ्टेड एनी असेट टू द HUF, income from such asset shall be clubbed in the income of such member, but if the partition has been taken place, in that case clubbing provision shall not be applicable. However, income from that part of the asset which has been received by the spouse and the minor child of such person shall be clubbed in the income of such member. अब यहाँ पे such person कौन है? Such person है मिस्टर X, such person है मिस्टर X। तो मिस्टर X को जो डिविडेंड आ रहा है वो तो मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल है ही, और मिस्टर एक्स के स्पाउस और माइनर चाइल्ड को जो डिविडेंड आएगा उन शेयर में से जो मिस्टर एक्स ने खरीद के HUF को दिए थे, वहां से जो डिविडेंड स्पाउस और माइनर चाइल्ड को मिलेगा उसकी क्लबिंग कर दी जाएगी किसके साथ, मिस्टर एक्स के साथ। और इसी के साथ आप लोग का क्लबिंग जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं आप लोग को सेशन बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।